हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका बिजनेस लॉ का यूनिट 5, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, 4th यूनिट तक आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग, फीचर एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट जो था वो इंडिया में 2008 में आया था और इसे ना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ही गवर्न करता है। LLP के अंदर ना पार्टनरशिप फर्म और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होते हैं उन दोनों के ही फीचर्स हैं। तो चलिए इसके फीचर्स पे एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर है। तो सबसे है पहले है बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। जो LLP है इसको बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर्ड करा जाता है, जो कि बनी है LLP एक्ट 2008 के अंदर। देन सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो LLP ना वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे आपने कंपनी के केस में पढ़ा होगा कि जो कंपनी होती है ना वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने पार्टनर से अलग। ठीक है, तो जितनी भी एसेट लायबिलिटी है वो सोली LLP को बिलोंग करती हैं अपने नाम पे। मतलब जो LLP है वो अपने नाम पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है किसी के साथ भी, क्योंकि ये एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। देन थर्ड फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी। अब क्योंकि इसके अंदर कंपनी के फीचर हैं तो कंपनी का एक फीचर होता है कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो ऐसी ही LLP के अंदर जो हर एक पार्टनर है उसकी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है टू द अमाउंट ऑफ देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन टू LLP। ठीक है, अब इसके कुछ एक्सेप्शन है कि LLP कैन बिकम अनलिमिटेड अगर पार्टनर ने मतलब किसी भी क्रेडिटर के साथ इंटेंशनली फ्रॉड करा है तो। ठीक है, ये अलग एक्सेप्शन है। उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ऐसा है कि अगर पार्टनर चेंज हो गए या किसी पार्टनर की डेथ भी हो गई तो भी LLP कंटिन्यू रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखो LLP कोई एक रियल पर्सन तो है नहीं आपकी तरह या मेरी तरह। ठीक है, तो ये एक पर्सन है जो लीगली क्रिएट हुआ है, तो इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन ओनली बी टर्मिनेटेड बाय द लीगल बाइंडिंग अ प्रोसेस। देन मिनिमम पार्टनर। LLP बनने के लिए जो मिनिमम पार्टनर है कम से कम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। देन कॉमन सील। LLP के पास एक कॉमन सील होती है, ये मैंडेटरी नहीं है बट ये होती है, हो सकती है। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर कॉमन सील है तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उनके ऊपर ये सील लगाई जाती है, तभी माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट LLP ने साइन करा है। देन कन्वर्शन। कोई भी प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ध्यान रखना पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड, वो LLP में कन्वर्ट हो सकती है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक LLP एग्रीमेंट। अब ये LLP एग्रीमेंट क्या होता है? तो LLP एग्रीमेंट एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे जो ऑपरेशंस हैं LLP के वो डिफाइन होते हैं कि कैसे LLP बनेगी, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, वो सब डिफाइन होते हैं। तो ये इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफाइन करता है, और ये डिफाइन करता है कि क्या रिलेशन रहेगा पार्टनर्स के बीच में और LLP एंड पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, LLP एग्रीमेंट क्या हो सकता है? कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनर्स ऑफ द LLP के बीच में। मतलब मान लो ये चिंटू है और ये मिंटू है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, क्या क्या सारी लायबिलिटी रहेंगी, किसका एक्ट किसको बाइंड करेगा, वो सब रिटर्न में अगर मैं लिख दूँ तो वो मेरा LLP एग्रीमेंट के अंदर आता है। और इसके अलावा रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन LLP एंड पार्टनर। अब इस चिंटू का जो LLP है उसके बीच में और इसके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, कैसी सब ऑब्लिगेशन और ड्यूटी रहेंगी, वो भी हमारा LLP एग्रीमेंट में लिखा होता है। जो प्राइमरी फंक्शन है ना इस LLP का वो ये है कि वो म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज जो है पार्टनर की वो बता सके। इसके अलावा जो राइट एंड ड्यूटी है LLP और उसके पार्टनर के बीच की वो बता सके। अब लीगल रिक्वायरमेंट एंड फाइलिंग। देखो LLP एग्रीमेंट ना क्रूशल है डिफाइन करने के लिए रूल एंड प्रोसीजर अंडर द LLP विल ऑपरेट, कि कौन कौन से रूल्स और प्रोसीजर हैं जिसके अंडर LLP ऑपरेट करेगी। तो इसलिए LLP एग्रीमेंट ना बहुत ही ज़रूरी है। तो LLP एग्रीमेंट फाइल करना ना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ मैंडेटरी फाइलिंग, कि आप जिस दिन आपका LLP बन गया, मान लो आज की डेट है और आज के दिन आपका LLP ना इनकॉर्पोरेट हो गया है। ठीक है, तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास जाके अपना LLP एग्रीमेंट फाइल करना पड़ेगा। और फाइलिंग किस में होती है? फाइलिंग फॉर्म 3rd में होती है। अब देखो इसमें ना कुछ फैक्ट्स ही आएंगे इस यूनिट में, मेजॉरिटी फैक्ट्स हैं, तो आपको इन फैक्ट को याद करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
इसके अलावा चेंज टू एग्रीमेंट, अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट करते हो एलएलपी एग्रीमेंट में, तो उसको भी आपको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा। मान लो आपने आज अगर कोई चेंज किया है तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो रजिस्ट्रार के पास जाके फाइल करना पड़ेगा। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे पब्लिकली वो सबके पास अवेलेबल हो। जैसे कि अगर आप कहो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी का, वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, कोई भी जाके सर्च कर सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन एलएलपी एग्रीमेंट पब्लिकली नहीं होता, ये इंटरनली गवर्नेंस के लिए होता है। देन स्टैम्पिंग, एग्रीमेंट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प एज पर द स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल टू द रिस्पेक्टिव स्टेट। ये तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा। देन वी हैव द नेक्स्ट डिफॉल्ट प्रोविजन, अगर आपका एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा। इफ़ अ पार्टनर डू नॉट एग्जीक्यूट एलएलपी एग्रीमेंट, तो आपके ऊपर ये डिफॉल्ट रूल्स लग जाएंगे। पहला क्या है कि अगर रिटन एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है, शेड्यूल 1 ऑफ द एलएलपी एक्ट जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई रिटन एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो शेड्यूल 1 जो है एलएलपी एक्ट 2008 का, वो आप पे अप्लाई होगा। शेड्यूल 1 जो है वो गवर्न करता है म्यूचुअल राइट्स को और लाइबिलिटी क्या होंगी पार्टनर्स को उसे। जैसे कि शेड्यूल 1 ये कहता है कि पार्टनर्स कैन नॉट एक्सपेल्ड बाय द मेजॉरिटी, मतलब ये कि मान लो कोई भी मैटर आया, ठीक है, तो आपके फर्म के अंदर 5 मेंबर हैं और कोई भी मैटर आया, तो आप ना, क्योंकि आपके पास एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी हम 3 मेंबर्स तो एग्री कर रहे हैं तो ये डिसीजन हो जाएगा, नहीं। क्योंकि शेड्यूल 1 ये कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है और शेड्यूल 1 से गवर्न हो रहा है, तो उस केस में सारे पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है, मेजॉरिटी के बेसिस पे चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। देन कंटेंट ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, अब मैम आप इतनी देर से कह रहे हो एलएलपी एग्रीमेंट क्या क्या होता है एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है एलएलपी आइडेंटिफिकेशन डिटेल, मतलब एलएलपी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसकी डिटेल। तो आपकी जो एलएलपी है उसका नेम होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होगा, फिर पार्टनर आइडेंटिफिकेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, और जो आइडेंटिफिकेशन है डेजिग्नेटेड पार्टनर का वो। देन फाइनेंशियल टर्म में क्या क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, सैलरी कितनी है पार्टनर की, क्या क्या ऑब्लिगेशन है हर एक पार्टनर की, मनी को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, अदर बेनिफिट और सर्विस को। उसके अलावा ऑपरेशन स्ट्रक्चर्स मतलब पार्टनर्स की राइट एंड ड्यूटी क्या होंगी, क्या रूल्स होंगे मैनेजमेंट के और डिसीजन मेकिंग के, और ये सारी चीज़ें आप इन्हें एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो जब आप आंसर लिख कर आओगे एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में, तो आपको उसका कंटेंट भी लिख के आना है, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, रोल इन पार्टनर्स लायबिलिटी एंड रिलेशन। जो एलएलपी एग्रीमेंट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफाइन करने में लायबिलिटी और इंटरनल रिलेशनशिप को। सबसे पहला है इसका म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी, जितने भी इंटरनल राइट्स हैं, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है पार्टनर्स के बीच की और पार्टनर्स एंड एलएलपी के बीच की, वो एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू ही गवर्न होती है। मतलब एलएलपी एग्रीमेंट ही बताएगा कि क्या क्या राइट, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है पार्टनर्स के बीच में या फिर पार्टनर और एलएलपी के बीच में। देन प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, प्री इनकॉर्पोरेशन क्या होता है कि एलएलपी के बनने से पहले, एलएलपी का रजिस्टर्ड होने से पहले अगर कोई भी काम होता है तो दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन, वो वाला जो पीरियड है वो प्री इनकॉर्पोरेशन है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जो भी करा है सब्सक्राइबर्स ने, वो रेक्टिफाइड किए जाएंगे पार्टनर्स के थ्रू और वो वैलिड और इन्फोर्सेबल होंगे। देखो मेरी जो एलएलपी थी उस एलएलपी बनने के प्रोसेस में हो सकता है कि मैंने, एलएलपी अभी बनी नहीं है लेकिन उसे बनाने के लिए मैंने उसके बनने से पहले कुछ एग्रीमेंट करे हों, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हों। तो एलएलपी एग्रीमेंट ही ये बात बताता है कि वो सारे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होंगे और पार्टनर्स को उन्हें रेक्टिफाइड करना पड़ेगा। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑब्लिगेशन। देखो एलएलपी एग्रीमेंट बताता है कि हर एक पार्टनर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, और अगर कोई क्रेडिटर है जिसके साथ कोई एक एग्रीमेंट करा गया है और बाद में उसकी नॉलेज के बगैर अगर उस एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस कर दिए हैं तो वो एलएलपी के अगेंस्ट में उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा सकता है, ठीक है। देन विड्रॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्या पार्टनर को परमिटेड है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन विड्रॉल कर ले किसी भी टाइम पे, वो भी एलएलपी एग्रीमेंट की प्रोविजन पे ही डिपेंड करता है। तो ये बता रहे हैं कि एलएलपी एग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी सेक्शन 11। तो देखो एलएलपी बनाने के लिए ना क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जिनके पास एक पर्पस हो वो एक साथ आते हैं और कहते हैं कि भाई चलो एक लॉफुल बिजनेस शुरू करते हैं जिससे हम प्रॉफिट बना सके। और जो रेगुलेटरी बॉडी इस पूरे प्रोसेस को गवर्न करती है या सुपरवाइज करती है दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी।
इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस पहले तो बहुत कॉम्प्लेक्स था, लेकिन 2 अक्टूबर 2018 के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है उसने एलएलपी के सेकंड अमेंडमेंट रूल 2018 के थ्रू इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। अब चलो हम वो सिंप्लीफाई प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है डेजिग्नेटेड पार्टनर रिक्वायरमेंट। तो देखो, सबसे प्रिलिमिनरी स्टेप जो होता है ना एलएलपी को बनाने का, उसमें ये होता है कि मिनिमम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर की जरूरत होती है। अभी डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, हमारा मिंटू, ठीक है, दीज आर इंडिविजुअल्स, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट्स जैसे चिंटू एंड कॉर्पोरेशन, चिंटू एंड कंपनी, ठीक है, तो दीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स की कोई कंपनी हो गई, ठीक है, वो सब। एटलीस्ट एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा लिखा है कि मान लो अगर आपके जो दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं वो कंपनी ही है, मान लो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर हो गया चिंटू एंड कंपनी और दूसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर हो गया मिंटू एंड कंपनी। अब देखो, चिंटू और मिंटू, चिंटू एंड कंपनी, मिंटू एंड कंपनी, दोनों के दोनों आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इस केस में अब एलएलपी को कौन चलाएगा? तो इस केस में ऐसा होता है कि एटलीस्ट टू इंडिविजुअल हु आर पार्टनर और नॉमिनी ऑफ दोज बॉडी कॉर्पोरेट, इन दोनों बॉडी कॉर्पोरेट के एटलीस्ट टू इंडिविजुअल्स, जो कि या तो इन दोनों बॉडी कॉर्पोरेट के पार्टनर्स हो या नॉमिनी हो, जैसे क्योंकि ये कंपनी है तो इसमें नॉमिनीज होंगे, वो एलएलपी के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा क्योंकि दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन डेजिग्नेटेड पार्टनर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सारे लीगल कंप्लाइंस के लिए, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, रिटर्न फाइल करने हैं, लाइबिलिटी अराइज होंगी, उन सब के लिए यही दो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और डेजिग्नेटेड पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना जरूरी होता है। हाउएवर ये रूल अब अमेंड हो गया है, तो इस अमेंडमेंट के हिसाब से ये प्री रिक्वायरमेंट अब नहीं रही है कि आपने पहले से ही एलएलपी बनाने से पहले ही आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। ये अब प्री रिक्वायरमेंट नहीं रही है। अब जिसको भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है और उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है तो वो इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म में ही उसे फिल कर सकता है, पहले से उसे लेके रखने की अब जरूरत नहीं रही। देन नेक्स्ट स्टेप होता है नेम रिजर्वेशन एंड रिस्ट्रिक्शन। जो नेम है एलएलपी का वो बहुत ही ज़रूरी है और उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो चलो देखते हैं नेम के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले जो भी नाम होगा उसके सफिक्स में मतलब बाद में एलएलपी लिखा होना चाहिए, या तो पूरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी लिखा होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि भाई ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। उसके बाद आपको अपना नाम अवेलेबल है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके एमसीए की, ठीक है। मान लो मेरे को नाम रखना है मिंटू एलएलपी। अब हो सकता है कि मिंटू एलएलपी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो इसलिए मुझे जाके एमसीए पोर्टल पे चेक करना पड़ेगा कि क्या मिंटू एलएलपी नाम अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। जो एप्लीकेशन है, मान लो मैंने कोई एक नेम सेलेक्ट कर लिया, मुझे मिल गया मिंटू एलएलपी, किसी और का नाम नहीं है, तो मैंने एप्लीकेशन जो देनी है अपना नाम रिजर्व कराने की वो फॉर्म 1 में देनी है और उस फॉर्म को कहते हैं रन एलएलपी। रन एलएलपी मतलब रिजर्व यूनिक नेम एलएलपी। अल्टरनेटिवली नेम रिजर्वेशन जो है वो डायरेक्टली भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं FILLIP फॉर्म में। देन नेम रिस्ट्रिक्शन, देखो अब अगर आप कोई भी नाम रख रहे हो ना तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं। सबसे पहले अनडिजायरेबल, आपका नेम कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी सेंटीमेंट को हर्ट करे किसी के भी, या अनडिजायरेबल हो। दूसरा, आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल ऑफ एनी अदर पार्टनरशिप फर्म, आपका नाम किसी और पार्टनरशिप फर्म से, किसी और एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट से या ट्रेडमार्क की किसी भी चीज़ से रिजेंबल नहीं कर रहा होना चाहिए। मान लो कोई कंपनी है जैसे बाटा है, ब्रांड है, अगर मैं अपनी एलएलपी खोलूँ और मैं उसका नाम रख लूँ बाटा एंड डॉटर्स, तो ये बाटा से काफ़ी रिजेंबल कर रही है, ठीक है, तो मैं शायद ये नाम मेरे लिए अवेलेबल ना हो, ठीक है। उसके बाद जो प्रोहिबिटेड वर्ड्स हैं जैसे कि इम्बल्स नेम, और जो नेम का यूज़ मना कर रखा है, जैसे कि ऐसा कोई चीज़ जो पॉलिटिकल लीडरशिप को या नेशनल लीडर या सिंबल को सिंबलाइज कर रहा है, जैसे कुछ भी ऐसा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग कुछ भी है, या कोई ऐसा शब्द जो प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 में लिखा हुआ है इम्बल्स एंड नेम के, अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है तो वो भी मेरा नाम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन यूजेज रिस्ट्रिक्टेड वर्ड, अगर मैं कोई भी रिस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज़ करूँ जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्टॉक, वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड्स,
गवर्नमेंटल अप्रूवल ले बगैर, तो वो भी मतलब मेरा नाम फिर रिजेक्ट हो जाएगा, मेरे को वो LLP का नाम फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। देन फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अब मेरे को नाम भी मिल गया, पार्टनर्स भी मिल गए। नाउ अब मेरे को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भरने हैं। तो एक बार नाम रिजर्व हो गया तो उसके बाद ऑफिशियल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को भरना पड़ता है। करेंट फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLPs फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है वो होता है फॉर्म फिल आइप, ठीक है। जो फॉर्म है उसको सबमिट करना पड़ता है अलॉन्ग विथ जो फी हमें देनी होती है उसके साथ, और टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर टू द प्रपोज्ड LLP। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है उनका काम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जैसा ही होता है। जैसे कंपनी के केस में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करते हैं ना जब भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने जाते हैं, तो वैसे ही इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का काम बिल्कुल वही होता है। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या कंटेंट होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ LLP की, क्या नाम है तुम्हारे LLP का वो होगा। क्या बिजनेस हम करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं कॉटन का बिजनेस करना चाहती हूँ LLP खोल के, या टेक्सटाइल का बिजनेस करना चाहती हूँ, तो क्या बिजनेस करना चाहती हूँ, मेरा मेन पर्पस क्या होगा वो। देन एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, आप सबको पता होगा कि अगर कोई कंपनी खोलते हैं LLP खोलते हैं तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस हम बनाते हैं कि ये वो ऑफिस है जहाँ पे आप सारे कम्युनिकेशन कर सकते हो LLP से, ठीक है। LLP का एक तरीके से घर होता है, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल देनी पड़ेगी। इसके अलावा नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉन इनकॉर्पोरेशन, जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका नेम और एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर जो कि पार्टनर बनना चाहते हैं उनका भी, ठीक है। पेनल्टी फॉर फॉल्स डिक्लेरेशन, अगर आपने इनमें से जो भी चीज़ें ऊपर आपको बताई गई हैं उनमें से कोई भी चीज़ आपने गलत बताई तो उस केस में आपको इम्प्रिजमेंट हो सकता है 2 साल तक का, और फाइन लग सकता है 10,000 से 50 लाख तक का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक बार जो आपका रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाई हो गया आपके सारे डॉक्यूमेंट से, तो वो आपको LLP का आपका रजिस्टर कर देगा 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू कर देगा नेम एंड डेट के साथ, ठीक है। जितनी भी रजिस्टर्ड LLP होती हैं उनको LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है, और ये जो सर्टिफिकेट इशू करता है ना रजिस्ट्रार, ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अब रजिस्टर्ड हो चुकी है और सारी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट जो है रजिस्ट्रेशन की वो सब कुछ अच्छे से पूरा हो गया। देन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी और LLP अपने नाम के अंदर ही सारे काम आप कर सकती है, ठीक है। वो किसी को भी स्यू कर सकती है या कोई भी उसे स्यू कर सकता है, अपने नाम के अंदर वो कोई भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, और इसकी एक कॉमन सील भी हो सकती है। ये मैंडेटरी तो नहीं है बट हो सकती है, ठीक है। देन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट, एक बार इनकॉर्पोरेशन हो गया, LLP का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद क्या होता है कि LLP एग्रीमेंट मैंडेटरी होता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा LLP एग्रीमेंट क्या होता है, तो उसके बाद रजिस्ट्रार को फॉर्म 3 के अंदर 30 डेज के अंदर अंदर LLP एग्रीमेंट सबमिट करना होता है। और अगर LLP एग्रीमेंट नहीं होता तो शेड्यूल 1 जो है LLP एक्ट का वही सारी चीज़ों को डिटरमाइन करता है कि क्या म्यूचुअल राइट और लायबिलिटी होगी। ये सारी चीज़ तो हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, आई होप आपको पता होगा। अब आता है पेनल्टी फॉर नेम कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आपने नेम में कोई भी दिक्कत करी है, कोई भी चीज़ या चेंज कर दिया आपने नेम और रजिस्ट्रार के साथ फाइल नहीं किया या कुछ भी, तो उस केस में पार्टनर्स को पनिश किया जा सकता है फाइन के साथ, और फाइन कितना होगा 2,000 से 25,000 तक का वो फाइन हो सकता है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनर्स, देयर रिलेशन एंड लायबिलिटी इन द LLP। अब पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं, पहला इसमें आता है सब टॉपिक। अब देखो पार्टनर कौन हो सकता है, तो पार्टनर जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का वो कोई भी पर्सन हो सकता है, जो ये सारी जो लोग हैं वो पार्टनर बन सकते हैं। कौन कौन, सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल, चिंटू मिंटू, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता है, इंडियन फर्म, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन LLP, फॉरेन LLP। ध्यान रखना इसके अंदर कहीं भी पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा है, इसके अंदर कहीं भी पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ठीक है। और जो LLP है वो कैसे बनेगी, कोई भी 2 इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, या दोनों ही पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। लेकिन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर नहीं बन सकते हैं LLP के, ध्यान रखना। और ये जो ऊपर 4 ये मेंशन करे हैं, इनके अलावा भी अगर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट होती है तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, रिडक्शन ऑफ पार्टनर, मिनिमम नंबर एंड द लायबिलिटी। देखो तुम्हें पता है कि मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए LLP के,
और इसकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर 2 से कम हो जाए तो अगर जो नंबर ऑफ पार्टनर है वो 2 से कम हो गए और फिर भी आप 6 महीने तक, मतलब 6 महीने से ज़्यादा आपने 2 पार्टनर के बाद भी आप एलएलपी चलाते रहे, तो उस केस में आप पर्सनली लाइबल होंगे सारे एलएलपी ऑब्लिगेशन के लिए। मतलब मान लो, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे एक चिंटू था और यहाँ पे एक मिंटू था। ये चिंटू है और ये मिंटू है। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद जो चिंटू है उसने एलएलपी छोड़ दी, तो अब सिर्फ बचा मिंटू। मिनिमम 2 ही पार्टनर थे, तो मिनिमम 2 पार्टनर की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई, 2 पार्टनर से भी कम हो गए। और मिंटू ने 7 महीने तक ये एलएलपी फर्म अब अकेले चलाई, किसी और पार्टनर ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। तो अब 7 महीने तक ये जो मतलब जितनी भी चीज़ें हुई होंगी उसके लिए मिंटू पर्सनली लाइबल होगा। ठीक, वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनर एज एजेंट ऑफ एलएलपी। देखो, जो रिलेशनशिप है पार्टनर और एलएलपी के बीच में वो सेक्शन 26 के थ्रू गवर्न होता है। और इसका फंडामेंटल फीचर ये है कि कोई भी पार्टनर, सारे पार्टनर एलएलपी के एजेंट है, सिर्फ एक दूसरे के एजेंट नहीं है। मतलब मान लो अगर चिंटू ने कोई भी डीलिंग करी है किसी भी थर्ड पर्सन से, मान लो ये है राहुल, तो चिंटू ने राहुल से कोई भी डीलिंग करी है, तो चिंटू का जो भी एक्ट होगा उसके लिए सिर्फ एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगी। मिंटू जो उसका एक दूसरा पार्टनर है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी पर्सनली। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तुम्हें बताया कि पार्टनर जो है वो सिर्फ एलएलपी के एजेंट के थ्रू काम करता है, और अगर वो कोई भी थर्ड पार्टी से डील कर रहा है तो वो सिर्फ एलएलपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी और पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं, किसी और पार्टनर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एलएलपी को भी वो सिर्फ तब तक रिप्रेजेंट करेगा अगर वो विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी काम करता है, जितनी अथॉरिटी उसे दी गई है उसके अंदर ही काम करता है। अगर वो अथॉरिटी के बाहर जाके काम करता है तो उस केस में एलएलपी भी बाइंडिंग अप नहीं होगी। अब ये अथॉरिटी का स्कोप क्या है पार्टनर के लिए, वो मतलब कई सारी चीज़ों से हम डिटरमाइन करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यह ऐड भी करा है, एक्सप्रेस अथॉरिटी, इम्प्लाइड, अपेरेंट या फिर अथॉरिटी ऑफ इमरजेंसी। तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी जो है वो पार्टनर को दी जाती है एलएलपी के थ्रू बोल के या लिख कर, ठीक है, कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम कर सकते हो, मैंने एग्रीमेंट में लिख दिया, तो दैट इज एक्सप्रेस अथॉरिटी। और एलएलपी लाइबल होती है जो भी एक्ट अगर पार्टनर करता है एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंडर। देन होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगर पार्टनर के पास कुछ एक्सप्रेस अथॉरिटी है तो उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी भी होती है उस काम को पूरा करने के लिए, अगर उसे कुछ और करना पड़ रहा है तो। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लो ये चिंटू है और चिंटू की जो एलएलपी है उसमें ये लिखा हुआ है, एलएलपी ने चिंटू को ये एक्सप्रेस अथॉरिटी दे रखी है कि चिंटू कोई भी एसेट परचेस कर सकता है एलएलपी को स्मूथली चलाने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि चिंटू ने एक कार परचेस की, कार इज एन एसेट, वो परचेस की एलएलपी को स्मूथली चलाने के लिए। अब ये एक्सप्रेस अथॉरिटी थी कि चिंटू जो है कोई भी एसेट परचेस कर सकता है, लेकिन कार परचेस करने के लिए उसे कार की इंश्योरेंस भी करानी पड़ी। ठीक है, अब इंश्योरेंस के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एंटर किया। ठीक है, अब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, तो अब देखो क्योंकि चिंटू के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी थी कोई भी एसेट परचेस करने की, अब अगर कोई भी एसेट परचेस कर रहे पर डी है तो उसके लिए इंश्योरेंस तो कराना ही पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चिंटू के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, क्योंकि एक जो मेन एक्सप्रेस अथॉरिटी है उस काम को पूरा करने के लिए अगर उसे कोई और काम करना पड़ रहा है तो मतलब उस काम को करने के, जो दूसरा काम उसे करना पड़ रहा है मेन काम को पूरा करने के लिए, उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है। देन नेक्स्ट आती है अपीरेंट अथॉरिटी। देखो, अगर अथॉरिटी जो है पार्टनर ने एक्चुअल लिमिट के आगे जाके कोई काम कर दिया, जैसे कि मान लो एक्चुअल लिमिट थी उसकी कि वो कोई भी सामान 5,000 तक का सामान परचेस कर सकता है, चिंटू की एक्सप्रेस अथॉरिटी लिखी हुई थी एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने 7,000 तक का सामान परचेस कर लिया। अब दूसरे पर्सन को तो यही लगेगा कि भाई ये एलएलपी का पार्टनर है, और क्योंकि जो एलएलपी एग्रीमेंट है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता, तो उस पर्सन ने तो इस बात पे बिलीव करके और गुड फेथ में उसे 7,000 के गुड्स दे दिए। अब बाद में एलएलपी ये मना नहीं कर सकती कि भाई मैं तो सिर्फ 5,000 तक की अथॉरिटी दे रखी थी, ये 2,000 का पेमेंट एक्स्ट्रा मैं नहीं करूंगी, ऐसा उसे करना पड़ेगा। एलएलपी इज बाउंड टू एक्ट विद इन अपेरेंट अथॉरिटी अगर थर्ड पार्टी बोनाफाइडली काम करती है तो। अब उस थर्ड पार्टी को थोड़ी पता है कि इसके पास 5,000 का अथॉरिटी है कि 7,000 का, उसने तो गुड फेथ में कर दिया, तो अपेरेंट अथॉरिटी में भी एलएलपी बाइंड अप होती है। देन अथॉरिटी इन इमरजेंसी। अगर कोई भी पार्टनर
अपनी LLP को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ से इमरजेंसी की सिचुएशन में एक्सीड कर जाता है अपनी अथॉरिटी, लेकिन वो एक मतलब ऑर्डिनरी प्रूडेंस है। देखो नॉर्मल बात है कि मान लो कोई ऐसा काम था जिसे करने को मना कर रखी थी या फिर उतना उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन चिंटू को ये दिख गया था कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। उसे लॉस हो जाएगा इन द सेंस कि LLP को लॉस हो जाएगा। तो इसलिए उसने इमरजेंसी की सिचुएशन में अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर दी। और भाई नॉर्मल बात है, अगर किसी को भी लॉस दिख रहा होगा तो इट इज़ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कि वो उस उतनी अथॉरिटी एक्सीड करेगा ही। तो उस केस में क्योंकि ये इमरजेंसी थी और इमरजेंसी रियल थी, तो और इतना मतलब इतना पॉसिबल नहीं था एजेंट के लिए, मतलब इतना पॉसिबल नहीं था चिंटू के लिए कि वो सबको जाके बताए या प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करे। तो उस केस में भी LLP लाइबल होगी उन सारे एक्ट के लिए, बिकॉज इट इज़ टू प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ द LLP एंड इट इज़ इन अ गुड फेथ। ओके, देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP, प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग इट्स नेम एंड लाइबिलिटी स्टेटस। अब देखो, अगर रजिस्टर्ड, अब हमने एक बार ना अपना रजिस्टर्ड ऑफिस यूपी लिखवा दिया, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि मुझे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना पड़ा, तो उस केस में मैं कैसे चेंज करूँगी, या अगर मैंने चेंज कर दिया है तो क्या क्या मेरी ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं करने की, उन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, देखो हर एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू रिसीव ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिस, सबको पता है। उसके अलावा भी LLP एक एडिशनल रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश कर सकती है इफ़ LLP एग्रीमेंट इज साइलेंट। अगर LLP एग्रीमेंट साइलेंट है इसको लेके कि अगर कोई एडिशनल रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश किया है तो उसके लिए क्या कर सकते, क्या मतलब कैसे कर सकते हैं कि मान लो अगर मेरे LLP एग्रीमेंट में ये लिखा है कि अगर मुझे एडिशनल रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश करना है तो मुझे 10 में से 7 बंदों का एग्रीमेंट चाहिए, ठीक है, एग्री चाहिए वो मुझे, तो ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं उसके रिगार्डिंग, मेरे एग्रीमेंट में LLP एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, तो उस केस में मुझे सारे पार्टनर्स का अप्रूवल चाहिए। और जो नया मेरा ऑफिस होगा उसका एड्रेस मुझे रजिस्ट्रार ऑफ द LLP को जाके भरना पड़ेगा, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। देन प्रोसीजर फॉलो अप, चेंजिंग द ऑफिस विद इन अ सेम स्टेट। मान लो मैं अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस था वो मैं चेंज कर रही हूँ, लेकिन मैं यूपी में ही चेंज कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यूपी से बिहार में जा रही हूँ या झारखंड में जा रही हूँ, स्टेट चेंज नहीं हो रहा, सेम स्टेट के अंदर है। तो उस केस में सारे पार्टनर्स की कंसर्न रिक्वायर्ड है सबसे पहले, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो मेरा चेंज था ना उसकी वजह से जुडिरेक्शन भी चेंज हो गया। मतलब जहाँ पे पहले मेरा ऑफिस था उसका रजिस्ट्रार कोई और था और अब जो मेरा ऑफिस है वहाँ पे रजिस्ट्रार कोई और है, लेकिन स्टेट सेम ही है, मतलब स्टेट यूपी है लेकिन रजिस्ट्रार चेंज हो गया। तो उस केस में मुझे ओल्ड रजिस्ट्रार के पास भी वो चीज़ फाइल करके आनी पड़ेगी और न्यू रजिस्ट्रार के पास भी मुझे वो चीज़ फाइल करके आनी पड़ेगी विद इन अ 30 days ऑफ चेंजिंग द ऑफिस, ठीक है। देन उसके बाद आता है, अगर मैंने ऑफिस चेंज करा और मेरा स्टेट ही चेंज हो गया, मान लो मैंने यूपी से दिल्ली कर लिया, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मैंने यूपी से दिल्ली कर लिया, तो उस केस में सारे पार्टनर की कंसर्न रिक्वायर्ड होती है, सारे पार्टनर की, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो, LLP एग्रीमेंट साइलेंट है तो। और इसके अलावा अगर मेरे ऊपर कोई क्रेडिट है, मतलब मैंने किसी पर्सन से क्रेडिट ले रखा है, तो मुझे क्रेडिटर की भी कंसेंट चाहिए। और उसके बाद मुझे क्या करना होगा कि एक जनरल नोटिस पब्लिश करना होगा 21 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल करने से पहले। रजिस्ट्रार कितने दिन में फाइल होता है, 30 दिन के अंदर अंदर हमें रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है कि हमने चेंज कर दिया। तो 21 दिन के अंदर अंदर मुझे एक लीगल जनरल नोटिस पब्लिश करना होगा, इंग्लिश में भी और रीजनल लैंग्वेज में भी। तो यूपी और दिल्ली की रीजनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, तो मुझे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी जो न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है वहाँ पे मुझे पब्लिश कराना पड़ेगा। उसके बाद मुझे रजिस्ट्रार के पास जाके चीज़ें फाइल भी करनी पड़ेगी। देन पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर मैंने ऊपर बताई गई कि फाइल करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है, अगर वैसा कुछ मैंने नहीं किया तो उसके केस में LLP और हर एक पार्टनर को पनिश किया जाएगा, फाइन लगेगा 2000 से 25,000 तक का। तो नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर चेंजिंग अ नेम। तो देखो क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो डायरेक्ट कर सकती है कि आप जो है अपना नेम चेंज करो, अगर आपका नेम अनडिज़ायरेबल है या जो भी मैंने रिस्ट्रिक्शन वाली कंडीशन ऊपर पढ़ाई है ऐसा कोई भी आ रहा है, तो LLP को 3 महीने के अंदर अंदर, अगर मान लो मुझे आज कहा है कि तुम्हें अपना नेम चेंज करना पड़ेगा LLP का, तो 3 महीने के अंदर अंदर LLP का नेम जो है चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझ पर पेनल्टी लग सकती है, मतलब LLP पे पेनल्टी लग सकती है।
देन स्टेप फॉर चेंजिंग अ नेम। अब नेम कैसे चेंज होता है, तो सबसे पहले आपको एग्रीमेंट के हिसाब से, मतलब जो भी एलएलपी एग्रीमेंट में आपने लिखा है कि नेम चेंज करने के लिए 4 लोगों की कंसर्ट है, 5 लोगों की, वो लेनी पड़ेगी। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो सारे पार्टनर्स की कंसर्ट लेनी पड़ेगी। उसके बाद नोटिस ऑफ चेंजिंग आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी चेंजेस द नेम एंड इशू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी क्या करेगा, आपका नेम चेंज कर देगा और आपको एक नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ला के देगा। इसके अलावा हो सकता है कि बाहर की कोई फर्म जो है वो आपको बोल दे कि आप अपना नाम चेंज करो। मान लो मैंने लिखा चिंटू एंड एलएलपी, मेरे फर्म का नाम था, अब किसी और फर्म का नाम भी चिंटू एंड एलएलपी है, चिंटू एलएलपी, ठीक है। तो अब उसने मुझे कहा कि वो एक्सटर्नल अथॉरिटी एंटिटी ने मुझे कहा कि देखो आपका नाम मेरे नाम जैसे सिमिलर है, चेंज करो। तो उस केस में क्या है कि जो सिमिलर नेम है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके वो अप्लाई करेगा। मुझे डायरेक्टली आके बोलेगा तो मैं तो उसे बोल दूंगी जा मैं नहीं कर रही, ठीक है। तो उसने क्या किया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास गया और उनको बोला इनका नाम चेंज कराओ, मेरे जैसा है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि मेरे को यही सारे प्रोसीजर ऊपर फॉलो करने पड़ेंगे और नेम चेंज करना पड़ेगा। अब अगर किसी और का नाम चिंटू एलएलपी है तो वो मेरे रजिस्ट्रेशन के 24 महीने के अंदर अंदर ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जाके कह सकता है कि इनका नाम चेंज कराओ। अगर उसने 25वें महीने में जाके कहा ना तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसे भगा देगा कि निकल यहाँ से, 2 साल से कहाँ था तू, ठीक है। इसके अलावा मैं वॉलेंट्री भी अपना नेम चेंज कर सकती हूँ। पहले मैंने अपना नाम रखा था चिंटू, मतलब एलएलपी का चिंटू एलएलपी, बाद में मेरे को लगा कि चिंटू एलएलपी अच्छा नहीं लग रहा, अब मैं इसे कुछ और कर देती हूँ। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि नोटिस डालना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास प्रिस्क्राइब फॉर्म में और मैनर में, और पेमेंट भी करना पड़ेगा रिक्वायर्ड फी का जो चेंज करने के लिए देनी पड़ती है, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड लिमिटेड लायबिलिटी, मैंडेटरी पब्लिकेशन। मैंडेटरी पब्लिकेशन में क्या है कि हर एक एलएलपी को ये इंश्योर करना पड़ता है कि उसका जो इनवॉइस ऑफिशियल करेस्पेंडिंग और पब्लिकेशन है, बियर द नेम, उसके पास नेम हो, एड्रेस हो रजिस्टर्ड ऑफिस का, रजिस्टर्ड नंबर हो, और स्टेटमेंट हो कि रजिस्टर दैट इट इज़ रजिस्टर्ड विद द लायबिलिटी लिमिटेड। अगर इन सब का पालन नहीं होता तो आपको फाइन लग सकता है 2000 से 25,000 तक का, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉ यूनिट 5 का पार्ट 2। पार्ट 1 में काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो गए थे, रिमेनिंग टॉपिक इसमें कवर करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। तो देखो सबसे पहला इसमें पॉइंट है पार्टनर नॉट पर्सनली लायबल। पार्टनर किसी भी चीज़ के लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा। अगर कोई भी ऑब्लिगेशन एलएलपी की अराइज हो रही है तो उस केस में पर्सनली पार्टनर लायबल नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई एक पार्टनर गलत काम करता है तो उसके लिए दूसरा पार्टनर जो है एलएलपी का वो भी लायबल नहीं होगा। देन आता है एलएलपी लायबिलिटी फॉर पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट। तो देखो ऐसा है कि एलएलपी इज लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर अगर वो जितनी अथॉरिटी उसे दी है एलएलपी ने उसके अंडर ही काम करता है। मान लो चिंटू को कोई एक अथॉरिटी दी गई थी, उसने उस अथॉरिटी के अंदर ही काम करा है और उसने गलत काम किया है, तो उस केसेस में एलएलपी पर्सनली लायबल होगा। लेकिन एलएलपी पर्सनली लायबल नहीं होता अगर पार्टनर बियॉन्ड जाके काम करता है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टी जिसके साथ उसने डील करी है उसको पता है कि पार्टनर के पास ये काम करने की अथॉरिटी है ही नहीं, एलएलपी ने उसे ये अथॉरिटी दी ही नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी को यही नहीं पता है कि ये जो पार्टनर है वो एलएलपी के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो उस केस में एलएलपी लायबल नहीं होती, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। देखो एलएलपी इज लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ पार्टनर अगर वो कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करता है और अथॉरिटी के अंदर काम करता है। लेकिन एलएलपी लायबल नहीं होती अगर पार्टनर आउटसाइड द अथॉरिटी काम करता है और थर्ड पार्टी को पता है या ये बात को वो बिलीव नहीं करता कि वो एलएलपी का पार्टनर है, तो उस केस में एलएलपी लायबल नहीं होगी। लायबिलिटी फॉर होल्डिंग आउट, अगर कोई पर्सन अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि वो पार्टनर है अपने वर्ड या कंडक्ट से थर्ड पार्टी को कि वो एलएलपी का पार्टनर है और उस बेसिस पे थर्ड पार्टी उसे कोई भी क्रेडिट एक्सटेंड कर देती है, तो उस केस में वो पर्सन खुद लायबल होगा, एलएलपी नहीं, क्योंकि वो एलएलपी का पार्टनर था ही नहीं। और जब वो एलएलपी का पार्टनर ही नहीं है तो भले ही उसने ऐसे दिखाया हो बट इसमें एलएलपी की थोड़ी कोई गलती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, देखो अगर if the LLP or any partner carry on a business with the intent to fraud creditor, मतलब अगर LLP या फिर कोई और भी पार्टनर बिजनेस इसीलिए चला रहा है ताकि वो क्रेडिटर को फ्रॉड कर सके या किसी और फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए, तो उस केस में क्या होगा,
कि पार्टनर खुद गिल्टी होगा, ठीक है, और उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड हो जाएगी, और गिल्टी पार्टनर को 2 साल की इम्प्रिजमेंट फेस करनी पड़ सकती है और 50,000 से 35 लाख तक का फाइन उसे देना पड़ सकता है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, विसल ब्लोइंग इन अ कॉन्टेस्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो एक्ट सेक्शन 31 ऑफ द LLP एक्ट 2008 इस चीज़ को गवर्न करता है। अब सबसे पहले ना ये समझ लेते हैं विसल ब्लोइंग क्या होता है। तो देखो विसल ब्लोइंग क्या होता है कि मान लो ये चिंटू था और ये चिंटू ना एक LLP में काम कर रहा था, ही इज़ एन एम्प्लॉय। उसके बाद उसने ना कुछ देखा कि क्योंकि ये चिंटू CA था तो इससे पता चला कि अकाउंटिंग में कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो उसने जाके ऊपर किसी को बता दिया, किसी को इन्फॉर्म कर दिया कि देखो इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कोई फ्रॉड हो रहा है, या फिर उसने पहले अपने सबसे बड़े CEO जो था उसको बताया, और CEO को भी नहीं पता था कि ये सब अकाउंटिंग में फ्रॉड चल रहा है। सो दिस इज विसल ब्लोइंग। कि विसल ब्लोइंग क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और अलर्ट करता है कंसर्न अथॉरिटी को अबाउट द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड या कमिट होने वाला है, बीइंग कमिटेड। ये जो एक्ट है इसके अंदर दिस एक्ट इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ एनी लॉ और रूल बाय द LLP। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी लॉ या रूल LLP तोड़ रहा है तो उस केस में आप विसल ब्लो कर सकते हो, और जो पर्सन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब जैसे यहाँ पे चिंटू था तो उसे विसल ब्लोअर कहा जाएगा, ठीक है। लीगल पोजीशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द विसल ब्लोअर। अब क्या क्या लीगल पोजीशन होती हैं, अब भाई सिंपल बात है, अगर चिंटू ने जाके ये बात बता दी है और CEO को चिंटू ने जाके ये बात बता दी कि रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, तो भाई चिंटू को वो लोग परेशान कर सकते हैं, नौकरी से निकाल सकते हैं। तो कुछ प्रोटेक्शन और लीगल पोजीशन जो है वो विसल ब्लोअर को दी गई है। क्या क्या है, सबसे पहले रिडक्शन ऑफ पेनल्टी। अगर मान लो एक फ्रॉड हो रहा था, इसे ना एक एग्जांपल से समझते हैं डिटेल में। एक कोई भी फ्रॉड हुआ बाय द LLP और वो फ्रॉड जो है वो पकड़ा गया। अब उस केस में क्या हुआ कि जितने भी पार्टनर्स थे उनको बुला लिया इंक्वायरी के लिए। अब इसके अंदर ना 3 पार्टनर थे, A, B और C। अब क्योंकि फ्रॉड हुआ है तो सबका इम्प्रिजमेंट अप टू 2 ईयर्स है। अब क्या हुआ कि इनसे पूछा गया इंक्वायरी में कि बताओ कैसे किया, क्या हुआ, बट ये लोग बता नहीं रहे थे। लेकिन फिर A ने ना सब कुछ उगल दिया। तो अब इस केस में क्या होगा कि क्योंकि A ने हेल्प करी है, विसल ब्लो तो मतलब बता दिया है, सारी चीज़ें उसने बता दी है, कमिटमेंट, तो वो विसल ब्लो कराया। तो उस केस में उसका जो इम्प्रिजमेंट था 2 ईयर्स का, वो जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे की गई है कि रिडक्शन ऑफ पेनल्टी, कोर्ट और ट्रिब्यूनल हैज़ अ डिस्क्रिशन टू रिड्यूस द पेनल्टी लीव्ड अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय फॉर LLP। ये रिडक्शन इज अ कंडीशन अपॉन पार्टनर और एम्प्लॉय बीइंग प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब क्योंकि जो पर्सन है उसने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, विसल ब्लो करी है, तो उस केस में पार्टनर और एम्प्लॉय को थ्रेटन ना किया जाए, डिस्चार्ज ना किया जाए, या हैरेस ना किया जाए, या किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। देन कन्वेंशन ऑफ गिल्टी। अगर विसल ब्लोअर जिसने हेल्प करी है गिल्टी को पकड़ने में, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है। मान लो कि कुछ गलत काम चल रहा था और वो गलत काम चिंटू कर रहा था, और मिंटू ने ये बात जाके बता दी कि चिंटू गलत काम कर रहा है, तो अब चिंटू इसको पिटवा सकता है, ठीक है, इसको कुछ भी कर सकता है, मर्डर तक करा सकता है। तो इसलिए क्या, इसको अब मिंटू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है। इंक्लूजन ऑफ थर्ड पार्टी। देखो विसल ब्लोअर जो है, ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको ये ऊपर की 3 चीज़ें बताई, ये सिर्फ उस पर्सन को प्रोवाइड की जाएगी अगर वो पार्टनर है या एम्प्लॉय है LLP का, ठीक है। अगर कोई अंदर वाला चीज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी करता है तो थर्ड पार्टी के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देन आता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, मतलब जो LLP है उसे क्या क्या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं, क्या क्या बताना पड़ता है। तो सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। जो एवरी LLP है ना उसको प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी, उसमें एसेट, लायबिलिटी, रिसिप्ट, पेमेंट, इन्वेंट्री वगैरह की सारी डिटेल देनी पड़ेगी। ये जो रिकॉर्ड है उनको प्रिजर्व किया जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस में एटलीस्ट 8 ईयर्स तक। देन ऑडिट का मतलब क्या होता है कि आके सारी चीज़ें चेक करना कि भाई अकाउंटिंग सही चल रही है, कुछ घपलेबाजी तो नहीं हो रही। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना मैंडेटरी तो नहीं है जब तक अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है,
अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आप कराओ या मत कराओ, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। या फिर आपका जो कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल ईयर का, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो 25 लाख से ऊपर हो गया ना, तो भी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। देन एनुअल फाइलिंग, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी है उसको एनुअली आपको रजिस्ट्रार के पास जाके फाइल करना पड़ेगा। तो आपको एनुअल रिटर्न जो है ना वो फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 11 में 60 डेज़ के अंदर अंदर। अब देखो फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है। तो 31 मार्च को जब ख़त्म हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 30 मई तक आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से आप पे पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस, अगर आपने ऊपर की कोई भी चीज़ पे मतलब कुछ भी नॉन कंप्लाइंस किया है तो आपको 25,000 से 5 लाख तक का फाइन लग सकता है, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उन्हें 10,000 से 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। देन टैक्सेशन ऑफ एलएलपी, देखो नॉर्मल बात है, कोई भी जो पर्सन है, आप हो इंडिविजुअल, अगर आप पैसे कमाओगे घर मतलब बाद में फ्यूचर में, अभी तो आप पढ़ ही रहे हो, या फिर कोई कंपनी हो, अगर वो कोई भी पैसे कमाती है तो उसे टैक्स तो देना ही पड़ता है। तो सिंपल बात है, एलएलपी को भी टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स देने में क्या होता है कि ये जो टैक्स होता है ना एलएलपी का, वो गवर्न करा जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू, ठीक है। और क्या होता है कि जो इतनी भी टोटल इनकम होती है ना उस पर फ्लैट 30% का टैक्स लग जाता है, और उसके बाद फिर उसके बाद फिर आप पे और ज़्यादा एजुकेशनल फीस और सब चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे 30% का आप पे टोटल इनकम पे टैक्स लग गया फ्लैट, उसके बाद तो आपको सब चार्जेस लगेंगे। सब चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये जो आपका टैक्स आया 30% का जो टैक्स आया, मान लो मेरा जो इनकम थी वो 1 लाख थी, ठीक है, 1 लाख। अब 1 लाख का 30% मतलब 30,000 हो गया। अब इस 30,000 पे मेरा 12% का सब चार्जेस लगेगा, ठीक है। लेकिन तब जब अगर मेरी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, अभी तो ये 1 लाख है तो इस पर तो नहीं लगेगा, बट अगर मेरी इनकम 1 करोड़ हो, मान लो मेरी इनकम 1 करोड़ है, तो उस केस में जो मेरा 1 करोड़ पे 30% का जो टैक्स आएगा, उस टैक्स के ऊपर 12% का सब चार्जेस लगता है, ठीक है। उसके अलावा उसी टैक्स के अंदर, मतलब जो मेरा ये पूरा टैक्स था प्लस मेरे जो सब चार्जेस थे, इनके ऊपर मेरा सीज लगेगा। सीज क्या होता है, एजुकेशनल सेस। एजुकेशनल सेस जो है वो लगता है, तो वो इस पे कैलकुलेट होगा, कितना होगा 4%, ठीक है, ऑन इनकम टैक्स एंड सब चार्जेस कंबाइंड। अब एलिजिबिलिटी टू बी एक्सेस एज द फर्म, अब क्या एलिजिबिलिटी है कि आपको एक्सेस किया जाएगा एज अ फर्म टैक्स पर्पस के लिए। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो सबसे पहले आपके पास रिटर्न एलएलपी एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पार्टनर कितना है वो क्लियरली लिखा होना चाहिए एग्रीमेंट में, डीड में। इसके अलावा आपके पास सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट होनी चाहिए जो आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को सबमिट करोगे, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलएलपी चेंज, अगर आपका कोई भी कुछ भी चेंज होता है एलएलपी में, आपके एग्रीमेंट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लास्ट ईयर के अंदर, तो वो भी आपको रिवाइज्ड एलएलपी एग्रीमेंट की कॉपी जो है वो ना सबमिट करनी पड़ेगी एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। देन अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो है वो फाइनेंस एक्ट 2011 में आया था थ्रू द चैप्टर 12BA अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका जो पर्पस था ना वो ये था कि टैक्स एडवांटेज जो भी मिल रही है कंपनीज को, जो भी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही हैं, तो उनको जो टैक्स एडवांटेज मिल रही है ना, तो उसको थोड़ा कम किया जाए। क्योंकि क्या हो रहा था कि कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही थी, उनको फिर टैक्स एडवांटेज मिल रही थी क्योंकि सिंपल लिखा हुआ है कि इसे 30% का फ्लैट टैक्स लगेगा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो इसके अंदर रूल क्या है, तो एएमटी का रूल क्या है कि मान लो आपका ना आपका इनकम हुई, तो इनकम के ऊपर सबसे पहले आपने जो रेगुलर बेसिस पे टैक्स था वो कैलकुलेट किया, मतलब 30% आपने टैक्स लगाया, फिर 12% और 4% सीज वगैरह कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेकिन वो जो आपका टैक्स आया कैलकुलेट करके वो कम था जो आपने अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स में कैलकुलेट किया। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स रेट ये है, इसके बेसिस पे जब आपने टैक्स कैलकुलेट किया तो वो ज़्यादा आ रहा था, लेकिन आपका जो रेगुलर टैक्स था वो कम आ रहा था। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो आपको टैक्स पे करना होता है ना वो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पे करना होता है, आपका जो रेगुलर वाला टैक्स है वो नहीं पे करना होता, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ कैलकुलेशन क्या है कि ये 8.5% फ्लैट चार्जेस लगते हैं आपके एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर। उसके अलावा 3% का एजुकेशनल सेस लगता है, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो मान लो अब आप मेरे को ये बोलोगे कि मैम ये तो गलत बात है, अगर हमारी इनकम जो है वो कम ही है, हमारी इनकम लेस है, तो हमारा टैक्स कम आ रहा है, हम फालतू में क्यों ज़्यादा टैक्स दे, ये तो गलत है, एएमटी गलत है।
तो देखो क्या होता है उसमें, एएमटी क्रेडिट भी है एक चीज़। अब मैम ये एएमटी क्रेडिट क्या होता है, देखो मान लो आपका ना जो एएमटी पेबल था वो 92,500 आ रहा था, लेकिन आपने जब नॉर्मल टैक्स रेट से कैलकुलेट किया तो वो सिर्फ 30,000 आ रहा था। अब क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि अगर एएमटी आपका ज़्यादा आ रहा है तो आपको एएमटी वाला टैक्स देना पड़ेगा, रेगुलर वाला टैक्स नहीं देना। लेकिन ये और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये 62,500, वो आप ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 10 साल तक। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है कि आप अगले साल में आप क्या कर सकते हो, इस अमाउंट का फ़ायदा ले सकते हो। तो ये ना फर्दर मतलब फ्यूचर में एडजस्ट हो जाता है, तो आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। एलएलपी को ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है अंडर सेक्शन 115 जेसी सबसेक्शन 3, जिसके अंदर टोटल इनकम आपकी और अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स सब कुछ उसमें लिखा होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी। अब देखो क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, वो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, सेक्शन 55 टू 58। तो अब वो कैसे कन्वर्ट होती है वो पढ़ते हैं एक बार। सो एलएलपी में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जितनी भी एसेट या ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, वो सारी की सारी जो है वो एलएलपी में चली जाती है। मतलब ट्रांसफर ऑफ होल अंडरटेकिंग ऑफ ओरिजिनल एंटिटी, मतलब जो भी मान लो मिंटू एंड कंपनी है, मिंटू कंपनी है, मिंटू एंड कंपनी वो कन्वर्ट हो रही है एलएलपी में। तो मिंटू एंड कंपनी की जितनी भी एसेट होगी, लाइबिलिटी होगी, वो सारी की सारी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एलएलपी में, ठीक है। और एलएलपी को एज एन ऑनगोइंग कंसर्न ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी ओरिजिनल एंटिटी थी उसके जितने भी पार्टनर या शेयर होल्डर्स थे ना, वो सारे के सारे प्रपोज्ड एलएलपी के पार्टनर बन जाएंगे। और जिस टाइम पे कन्वर्जन हो रहा है ना, उस टाइम पे कोई और पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ जो ओरिजिनल एंटिटी के पार्टनर और शेयर होल्डर थे वही एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं। और जिस दिन एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो गया, उस दिन के बाद से जितनी भी एसेट एंड लाइबिलिटी है वो सबकी सब एलएलपी के नाम पे आ जाएगी। और जो हमारी प्रीवियस एंटिटी थी, मतलब जो ओरिजिनल एंटिटी थी, वो डिसॉल्व हो जाएगी, उसे डिसॉल्व माना जाएगा। और फिर जो प्रीवियस एंटिटी थी उसको रजिस्ट्रार के रजिस्टर से भी वहां से हटा दिया जाएगा। नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक, दैट इज वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी। अब हमने देख लिया एलएलपी बनती कैसे है, कन्वर्ट कैसे होती है, अब देखते हैं कि ये बंद कैसे होती है। तो वाइंडिंग अप एक लीगल प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि एलएलपी का एंड हो जाता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जितनी हमारी एसेट है हम उन्हें बेच देते हैं, जितनी भी लाइबिलिटी है उसे पे कर देते हैं, और अगर कुछ भी सरप्लस बचता है, जैसे मान लो मेरी जो एसेट थी वो 2 करोड़ की बिक गई और मेरी जो लाइबिलिटी थी वो सिर्फ 1 करोड़ की थी, तो ये बाकी का जो 1 करोड़ बचा ना, ये सरप्लस है। तो ये सरप्लस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में बाय द लिक्विडेटर। मतलब जो लिक्विडेटर होता है ना, अभी कौन है लिक्विडेटर इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी बाद में। तो लिक्विडेटर क्या करता है, पार्टनर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब मोड ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप होता कैसे, तो सबसे पहले तो वाइंडिंग अप होता है कंपलसरी वाइंडिंग अप के थ्रू, ठीक है, कि कोई चीज़ें हो गई, आपने कुछ चीज़ें कर दी कि ट्रिब्यूनल आपको कंपलसरी वाइंड अप कर रहा है। या फिर वॉलेंट्री वाइंड अप भी हो जाता है। वॉलेंट्री वाइंड अप में क्या होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टनर है वो एग्री कर जाते हैं और 2/3 ऑफ द क्रेडिटर जो है वो भी एग्री कर जाते हैं। तो देखो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में क्या होता है कि एक रिसोल्यूशन पास होता है मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर के थ्रू कि हम ना वॉलेंट्रीली लिक्विडेट करना चाह रहे हैं अपनी फर्म को। और अगर एलएलपी ने कोई डेट ले रखा है तो उस केस में जो 2/3 इन अ वैल्यू ऑफ डेट जो है उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ता है। मान लो 3 करोड़ का डेट ले रखा है, ठीक है, तो उसकी 2/3 वैल्यू कितनी होगी, 2 करोड़। तो उन डेटर से जिनका मिला के जो पूरा सबमिशन हो वो 2 करोड़ हो, उन लोगों से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो ये वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होता है ना, इसको गवर्न किया जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 से। देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, ये जो कोड है ना, ये स्टेप प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपको डेटर वगैरह को सब पे करना होता है और किस तरीके से आप मतलब चीज़ें जो है वो लिक्विडेट करोगे। अब नेक्स्ट आता है कंपलसरी वाइंडिंग अप। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक तो वॉलेंट्री हो गया, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक तो वॉलेंट्री हो गया, दूसरा होता है कंपलसरी वाइंडिंग अप। कंपलसरी वाइंडिंग अप में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से कुछ ग्राउंड होते हैं जिनके बेसिस पे जो आपका ट्रिब्यूनल है वो आपको कह देता है कि आप ना वाइंड अप कर लो, अब इसको एलएलपी को ख़त्म करो। तो वो क्या क्या ग्राउंड है उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला होता है कि अगर एलएलपी अपना डेट नहीं पे कर पा रही और वो जो डेट है वो 1 लाख से ज़्यादा हो गया है,
ठीक है। और नोटिस देने के बाद भी मतलब 21 दिन हो गए, उसके बाद भी वो डेट नहीं पे कर पा रही, तो उस केस में ट्रिब्यूनल जो है वो इस चीज़ को कंसीडर करेगा कि भाई क्रेडिटर का पैसा नहीं मिल रहा, तो आप ना इसे एंड अप करो, सारी एसेट वगैरह बेच के क्रेडिटर का पैसा दो। उसके अलावा अगर पार्टनर 2 से कम हो गए हैं, देखो मैंने तुम्हें बताया कि मिनिमम 2 पार्टनर रिक्वायर होते हैं, बट अगर 2 पार्टनर से भी कम हो गए हैं और 6 महीने से ज़्यादा तक ये चीज़ चल रही है, मान लो पार्टनर अभी ना एक है और फिर 3 महीने बाद ही एक पार्टनर ने और ज्वाइन कर लिया, 3 मंथ्स बाद ही, तो कोई दिक्कत नहीं। बट एक ही पार्टनर है और 7 महीने हो गए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ट्रिब्यूनल बोल देगी कि आपने इसे बंद कर दो, क्योंकि एलएलपी में 2 पार्टनर होने ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है डिफॉल्ट ऑफ फाइलिंग। अगर एलएलपी ने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और एनुअल रिटर्न 5 साल तक कंटिन्यूसली फाइल नहीं करा, तो फिर इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर एलएलपी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है, जैसे सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ, या फिर ट्रिब्यूनल को कोई और ऐसी चीज़ लग रही है जो जस्टिफाई है और इक्विटेबल है, तो फिर वो क्या कर सकती है, बंद कर सकती है। जैसे डेडलॉक का केस होता है कि मैनेजमेंट में डेडलॉक हो गया। डेडलॉक का मतलब है कि मैनेजमेंट में किसी बात पे बहस हो गई है और कोई सॉल्यूशन जो है वो निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। कोई भी मतलब मान लो ये चिंटू है और ये मिंटू है, इन दोनों की किसी बात पे बहस हो गई कि 2 ही पार्टनर थे, ना तो चिंटू पीछे हट रहा है ना मिंटू पीछे हट रहा है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं डेडलॉक। और ऐसी सिचुएशन में क्या करता है ट्रिब्यूनल, कह देता है कि कंपलसरी वाइंड अप करो। देन मैंने तुम्हें बताया था ना कि अभी लिक्विडेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, तो फाइनली लिक्विडेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो लिक्विडेटर एक ऑफिसर होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है लिक्विडेशन प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। लिक्विडेटर का प्राइम रोल होता है कि वो सारी एसेट को बेच देता है, जितना भी फंड है उसे क्रेडिटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और वो प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट बनाता है और वो उस रिपोर्ट को सबमिट करता है। अगर वॉलेंट्री लिक्विडेशन हो रहा है तो लिक्विडेटर जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है एनसीएलटी को फॉर फॉर्मल डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, एक बार अगर उसका सारा वाइंडिंग अप का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो, जो आपकी ये यूनिट 5th है, तो इसके अंदर ज़्यादा केस लॉज नहीं है। मैंने अभी तक जितनी भी यूनिट है उनके अलग से एक वीडियो बनाई है केस लॉज की, बट इसमें क्योंकि एक ही केस लॉ है तो मैं इसी वीडियो में कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो केस लॉ है ये सॉलमन वर्सेस सैलमन का है। यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल था सेपरेट लीगल एंटिटी का, मतलब ऐसा हुआ था कि इस केस में जो प्रिंसिपल था कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का, कि जो पर्सनालिटी होती है वो एक अलग डिस्टिंग और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इंडिविजुअल्स मतलब पार्टनर से अलग, इस बात को इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके खुद के ही राइट और ऑब्लिगेशन होते हैं अपने मेंबर से सेपरेट, ठीक है। तो एलएलपी की एप्लीकेशन जो है इस लॉ में लगी थी कि जो एलएलपी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। देखो गाइस, मैं आपको बताऊं कि यूनिट 5th से ना आपका कोई ऐसा केस लॉ नहीं आना है इसमें, मतलब ये सिर्फ एक ही केस था तो मैंने चलो बता दिया, बट यूनिट 5th ऐसा कोई केस लॉ नहीं आना। आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन इससे यही आना है कि वाइंड अप कैसे होता है, कौन कौन से मोड होते हैं वाइंडिंग अप के, ये इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस ये याद करके जाना, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है बस उतना अच्छे से याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म होगा, वहां से आप ना नोट्स परचेस कर सकते हो एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पे बने रहो। थैंक यू।